नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में आज और कल भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। चमोली प्लांट के भीतर मानकों में थी बड़ी गड़बड़ी, बड़े पैमाने पर सामने आई। अर्थिंग को लेकर भी मानक नहीं थे पूरे। परमार्थ निकेतन पहुंची पीटी उषा का पुष्प वर्षा और शंख ध्वनि से अभिनंदन, गंगा पूजन कर लिया आशीर्वाद। ऋषिकेश आईडीपीएल कॉलोनी को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने पर कॉलोनी वासियों ने हाईवे किया जाम, स्थानीय विधायक का किया विरोध। बारिश से पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। अभी कुछ दिन और लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिन तक मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने दोनों दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 25 जुलाई को कुमाऊं के सभी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार प्रदेश में 26 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। चमोली करंट हादसे के बाद यूपीसीएल ने विद्युत सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर जांच कराई तो ट्रांसफार्मर की अर्थिंग दुरुस्त पाई गई। लेकिन प्लांट के भीतर जब जांच हुई तो पता चला कि निर्धारित मानकों से 18 गुना अधिक प्रतिरोध की अर्थिंग थी। इसे हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। विद्युत सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की ट्रांसफार्मर की अर्थिंग में खामी मिलने में यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि जांच के दौरान अर्थिंग बिल्कुल ठीक थी। हादसे के बाद भी ट्रांसफार्मर की एचटी और एलटी लाइन के फ्यूल भी दुरुस्त थे। इससे संबंधित सभी प्रोटेक्शन सही पाए जाने के बाद ही विद्युत सुरक्षा विभाग ने दोबारा लाइन चालू की थी। लाइन चलाने के बाद मीटर की एमआरआई रिपोर्ट ली गई। इसमें स्पष्ट हो गया कि बिजली कटने से पहले और हादसे के वक्त दोबारा चालू होने पर मीटर से 440 वोल्ट बिजली ही आगे गई है। नियामक आयोग के इलेक्ट्रिक सेफ्टी नियमों के हिसाब से अर्थिंग का ये प्रतिरोध 1 ओम या इससे अधिक होना चाहिए था। ये प्रतिरोध अधिक होने की वजह से करंट अर्थिंग के माध्यम से नीचे नहीं गया। इसके बजाय प्लांट की मशीनों में ही घूमता रह गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अभी मजिस्ट्रेट जांच भी जारी है। अब खबर देहरादून से है, जहां छोटी सी उम्र में ही देहरादून की प्रिंसी ने जज्बा दिखाकर सैनिटरी पैड यूनिट लगाकर एक बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया है। सैलाकुई के चोई बस्ती निवासी कक्षा 12 की छात्रा प्रिंसी ने अपनी हिम्मत और जज्बे से अपने रोजगार को न सिर्फ 1 लाख रुपए महीना पहुंचा दिया, बल्कि 11 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। प्रिंसी आम लड़कियों की तरह ही सैलाकुई स्थित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र पर ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए गई थी। खाली समय में वो उद्यमता विकास कार्यक्रम की कक्षा में बैठकर रोजगार के बारे में बताई जाने वाली बातों को ध्यान से सुनती रहती थी। यहीं से उसके मन में अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा जागी। सरकारी कार्यालयों से जानकारी जुटाकर प्रिंसी ने खादी ग्राम उद्योग से सैनिटरी नैपकिन यूनिट का प्रोजेक्ट पास करा लिया। बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हो जाने के बाद छात्रा ने अपने घर पर ही सैनिटरी नैपकिन बनाने की यूनिट खड़ी कर दी। 3 महीने की मेहनत के बाद ये छात्रा आज 1 लाख महीने का कारोबार कर रही है। नैपकिन बनाने, पैकिंग और मार्केटिंग में 11 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। छात्रा की माता संगीता वर्मा और पिता राजेश वर्मा दोनों ही सैलाकुई स्थित औद्योगिक इकाइयों में काम करके अपने परिवार की आजीविका चलाते थे, लेकिन अब बेटी के प्रयास से उन्हें राहत मिली है। साथ ही उनकी भी हिम्मत बढ़ी है। प्रिंसी के पिता का कहना है कि पूरा परिवार बेटी के बड़ा कारोबार खड़ा करने के साथ लगातार जुटा हुआ है। बहुत अच्छा लगा। और हमारी बच्ची, मेरा नाम राजेश वर्मा है। मैं छोटे से गांव में रहता हूं, ये रामपुर कला चोई बस्ती में। तो मेरे बच्चे ने कम उम्र में ये सहयोग की, जो विचार किए इन्होंने काम के, तो उस पर पूरा हमने सहयोग किया है बच्चे के लिए और पूरा सपोर्ट किया है। हमारी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है बच्चे के लिए। तो हम तो यही चाहेंगे हर बच्चा आगे निकले और हर माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे का अपना सपोर्ट करें। मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आप अपना बिजनेस भी करें, कुछ अपनी पढ़ाई पे साथ साथ डिपेंड ना रहें, अपनी कुछ लाइफ में करियर बनाएं और अपनी जॉब पे, मतलब जॉब के लिए ना सोचें कि हम जाके पढ़ाई करने के बाद जॉब करेंगे। अपना बिजनेस करें, अपने पैरों पे खड़े हों। आज मैंने अपना एक सैनिटरी पैड का काम स्टार्ट किया था, साथ ही साथ मैंने एक जूने का काम भी स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आज मेरी इनकम अच्छी हो रही है। साथ ही साथ मेरी ईएमआई के बाद प्रॉफिट भी हो रहा है। मेरे पास वर्कर भी काम कर रहे हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां आईडीपीएल परिसर को खाली कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम पहुंची। मौके पर लोग कार्रवाई का विरोध करते दिखे। परिसर में भवनों को तोड़ने की कार्रवाई रविवार की सुबह शुरू कर दी गई। भारी विरोध को देखते हुए पुलिस और वन विभाग की टीम की ओर से बड़ी संख्या में फोर्स मौके पर तैनात की गई। ऑफिसर कॉलोनी से भवनों को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। करीब 10 से ज्यादा भवन अब तक तोड़े जा चुके हैं। कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने हरिद्वार मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। प्रशासन की ओर से इस मार्ग पर ट्रैफिक को एम्स और श्यामपुर बाईपास रोड पर डाइवर्ट किया गया है। कार्रवाई का
नेतृत्व कर रहे अपर जिलाधिकारी प्रशासन एस के बरनवाल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की मदद से जेसीबी और पोकलैंड मशीन लगाई गई है। अभी खाली भवनों को तोड़ा जा रहा है। मौके पर एसडीएम ऋषिकेश सौरभ असवाल, पुलिस अधीक्षक देहात कमलेश उपाध्याय, एसीएफ स्पर्श काला, सीओ ऋषिकेश संदीप नेगी आदि मौजूद हैं। स्थानीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री के आवास के घेराव की चेतावनी दी है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आईडीपीएल बचाओ संघर्ष समिति के धरना प्रदर्शन में पहुंचकर समर्थन दिया और कहा कि सरकार आईडीपीएल आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बेघर न करे और इन परिवारों के लिए छत देने की व्यवस्था की किसी योजना पर काम करे। अब खबर देहरादून से है, जहां टाइगर की खाल और हड्डी के साथ 4 शातिर वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल गोपनीय सूचना मिलने पर उत्तराखंड एसटीएफ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की एसओजी की संयुक्त टीम ने शनिवार रात खटीमा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 शातिर वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 बाघ की खाल और 15 किलो बाघ की हड्डियां बरामद की हैं। गिरफ्तार चारों तस्कर जनपद पिथौरागढ़ के स्थित धारचूला के रहने वाले हैं और लंबे समय से वन्यजीव अंगों की तस्करी में लिप्त थे। गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में बताया कि बाघ की खाल और हड्डी को वो काशीपुर निवासी एक व्यक्ति के लिए लाए थे, जिसे बेचने के लिए खटीमा ले जा रहे थे। आपको बताते हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी टाइगर स्किन है, जिसकी लंबाई करीब 11 फुट है। इतने बड़े बाघ का शिकार कहाँ और कब किया, इसकी पूरी जानकारी एसटीएफ द्वारा जुटाई जा रही है। शीघ्र ही आगे और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। लेकिन ये बड़े ही अफसोस की बात है कि वन्य जीवों को इस तरह से तस्करी के लिए मारा जा रहा है। अब खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी लक्सर में बाढ़ग्रस्त ग्रामीण इलाकों की जलमग्न कृषि भूमि का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान सेठपुर गांव में दौरा कर स्थानीय किसानों से स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि सरकार अन्नदाता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री द्वारा भी खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी समझकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में खुद ही स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और सरकार पीड़ित किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। उनके मुताबिक सरकार द्वारा बैंकों की रिकवरी भी फिलहाल रोक दी गई है। वहीं औद्योगिक केमिकल से क्षेत्र की फसलों को हुए नुकसान पर उन्होंने जांच की बात कही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि भारत सरकार के मानकों के तहत लोगों की मदद की जाएगी, लेकिन जिस प्रकार आपदाग्रस्त क्षेत्र की घोषणा हुई है उसमें उत्तराखंड सरकार की हर संभव और अधिकांश मुआवजे की दिशा में सरकार जुटी हुई है। किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पहले आ चुके हैं। कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका जायजा लेकर जो हर संभव मदद सरकार की हम करें। हमने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। हमने बैंकों की रिकवरी को हमने रुकवा दिया है। हमने अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो है केमिकल, जो शुगर फैक्ट्री से केमिकल आया, उससे सिडकुल से जो केमिकल आया है उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि फसल बिल्कुल चौपट हो रही है। मैं जिलाधिकारी को निश्चित कर रहा हूँ कि इसकी भी जांच होगी, उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। अब खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां डोईवाला में बनने जा रही एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउन सिटी को लेकर जहां लोग दुविधा में हैं, तो वहीं इससे प्रभावित होने वाला हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा है। जबकि डोईवाला तहसील प्रशासन ने डोईवाला क्षेत्र में लगातार हो रही पंचायतों को लेकर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि अभी सरकार की ओर से ऐसी कोई मंशा नहीं है जिसमें लोगों की जमीन ली जा रही हो। आपको बता दें कि इन दिनों डोईवाला क्षेत्र में जगह जगह गाँव के लोग किसानों के साथ मिलकर भारत सरकार के नए शहर बसाने की योजना का भारी विरोध कर पंचायत के माध्यम से शासन प्रशासन को ऐसा कोई कार्य न करने की चेतावनी दे रहे हैं जिसमें लोगों की जमीन का अधिग्रहण होगा। वहीं इससे अब क्षेत्र में हो रही पंचायतों को लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है। अभी किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार की ओर से आया है। जमीन छीनने का डर जो भय है वो सबसे बड़ा भय पूरी पब्लिक के बीच में आ चुका है, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर अखबारों में डेली आ रहा है कि एक मेट्रो सिटी, एरो सिटी, कई तरह की सिटियों के नाम आ रहे हैं कि जो इस क्षेत्र में बनाई जाएगी, क्योंकि 4 धाम यात्रा यहाँ से शुरू होती है, एयरपोर्ट यहाँ पे बगल में है। तो इस चीज़ का भय आम पब्लिक में भी है कि हो सकता है कि इस तरह की सिटी यहाँ पे बनाई जा रही हो। प्रस्ताव के रूप में हम उसके माध्यम से हम भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये प्रस्ताव भेजेंगे कि हमारे यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं, ये टाउनशिप कहीं और बसा दी जाए, लोगों की ज़मीनों को, लोगों का किसी का नुकसान न किया जाए। यदि आप अपनी सरकारी भूमियों को चिन्हित करके वहाँ पर आप हमारे लिए संस्थान बनाना चाहते हो तो हमारे क्षेत्र की जनता आपके साथ, मुख्यमंत्री जी कंधा से कंधा मिला के चलेगी। आप अपनी सरकारी भूमियों को का चिन्हीकरण करके वहाँ पर ये योजना मिलाएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनता किसी तरह का विरोध नहीं करेगी, परंतु अपने निजी जमीनों को यहाँ से नहीं छोड़ेगी। उत्तराखंड को देव भूमि बोला जाता है, यहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं, देवी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और हम इस स्वर्ग को छोड़ के नहीं जाएंगे। हमने आज इन लोगों को बुलाया था, जो लोग उनको लीड कर रहे हैं, कि आपको ये खबर जो भी है वो हमको भी दिखाइए साक्षी, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसे निर्देश है नहीं।
तो उनसे हमने लिया, तो वो कह रहे हैं कि हमें केवल समाचार पत्रों में कोई खबर आई होगी उसका संज्ञान लेते हुए हम कर रहे हैं। तो उनको बता दिया गया है कि जब तक आदेश नहीं होता विधिवत तब तक आप इस तरीके से नहीं करेंगे, और साथ में जो है कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, और इस तरीके से आप नहीं करेंगे। अब खबर चमोली से है, जहां चमोली में देर रात हुई झमाझम बारिश से कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। आपको बता दें कि कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग हरमनी मल्यापौड़ के समीप बाधित हो गया। बीआरओ के द्वारा जेसीबी मशीन से मार्ग को खोलने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन लगातार बारिश होने के चलते मार्ग पर जगह जगह खतरा बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन होने से अवरुद्ध हो रहे हैं, जिससे आवाजाही करने में भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर उधम सिंह नगर के किच्छा से है, जहां नशे के खिलाफ किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने 125.50 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस शुक्रवार देर रात में दरऊ रोड में गश्त कर रही थी, तभी सड़क में बाइक सवार संदिग्ध घूमता हुआ मिला। शक होने पर टीम द्वारा जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 125.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अजीम उर्फ बबलू निवासी मोहल्ला बरेली बताया। आरोपी ने बताया कि वह स्मैक को तस्लीम चाचा निवासी चंद्रपुर बरेली से खरीद कर लाया था, जिसको वो टेम्पो चालक सलीम निवासी खजूरिया को देने आया था। चालक दरऊ किच्छा क्षेत्र में टेम्पो चलाता है। आरोपी ने बताया कि 3 साल से स्मैक का धंधा कर रहा है। 2021 में स्मैक की तस्करी करने के मामले में मीरगंज थाने में जेल भी जा चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त बरेली से भारी मात्रा में स्मैक की लगातार तस्करी हो रही है, वहीं पुलिस की धरपकड़ भी लगातार जारी है। टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें हमने 125 ग्राम स्मैक बरामद की है, और इसमें एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, अजीम उर्फ बबलू, जो कि बरेली से स्मैक ला रहा था, और इसमें हमारे क्षेत्र में बेचने की इसकी संभावना थी, और इसके जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और किच्छा में बहुत ही बेहतरीन काम स्मैक और नशे के विरुद्ध लगातार जारी है। इसमें इससे पूर्व भी हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले इसमें लगभग 100 ग्राम की बरामदगी स्मैक की थी, जिसमें 2 अभियुक्तों को जेल भेजा था, और ये अभियान लगातार हमारा जारी रहेगा। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका परिषद के सरकारी आवास के सामने भूस्खलन होने के बाद सरकारी आवास में रह रहे 5 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं सरकारी आवास में जाने का रास्ता भी बाधित हो गया है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही मसूरी स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की टीम के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचे और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। सरकारी आवास में रहने वाले लोगों ने बताया कि भूस्खलन होने के बाद वो खतरे की जद में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी लगातार दरक रही है, जिससे कभी भी पहाड़ दरक कर उनके आवासों पर गिर सकता है। उन्होंने स्थानीय और नगर पालिका प्रशासन से पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। हमें तो बहुत खतरा है सर, यहाँ पे जान का खतरा है, यहाँ पे कभी भी गिर सकता है, पुश्ता और गिरेगा, या तो हमें यहाँ से शिफ्ट करवाया जाए, तो पुश्ता बनाया जाए, या रास्ता दिया जाए कहीं से। काफी बड़ा खतरा हो गया है अभी। हाँ जी, पूरा रास्ता बंद है, घर में जाने का रास्ता नहीं। कल रात काफी बारिश हुई है, और बारिश के कारण ये पुस्तक गिर गया है। तो ये जो ही पता लग रहा है कि 10-12 साल पुराना था, और यहाँ पे हमारे कर्मचारियों के आवास है, आवास में मलबा घुसने का वो है, क्योंकि पुस्तक भी और भी वो गिर सकता है। तो लूज मटेरियल उसमें दिख रहा है, तो अभी ये लूज मटेरियल हम हटवा देंगे, रास्ता खुलवा देंगे, और फिर आप इनको सुरक्षा के लिए एक रास्ता हम इस साइड से सीढ़ी लगवा के दिलवा देंगे, बाकी पुस्तक लगवाने की कार्रवाई करेंगे। अब खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी मुआवजे को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। विधायक ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लक्सर में कृषि भूमि के साथ साथ घरों की हालत भी बहुत ही दयनीय हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को उनके द्वारा पत्र देकर फसलों की लागत का आकलन कर अनुमानित सूची से अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार जिस प्रकार मुआवजे की तैयारी कर रही है वो मात्र ऊंट के मुँह में जीरे के बराबर है। सरकार करने के लिए कह रही है, करती दिख नहीं रही है। सरकार का करना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। जो 3 महीने के लिए ऋण पेंडिंग कर देंगे या सरचार्ज माफ कर देंगे, मैं समझता हूँ किसान से उसका भला होने वाला नहीं है। जितने भी किसानों पर कर्जा है, कृषि ऋण है, भाई केसीसी बने हुए हैं, कार्ड बने हुए हैं, वो समूचा कर्जा किसानों का माफ होना चाहिए। जो गरीबों को लोन है, जो सब्सिडी लोन मिलता है, दूसरे मिलते हैं, वो भी माफ होना चाहिए। निर्धन लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
अब खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां नगर भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहिया हेड पावर हाउस सभागार के प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में आपदा राहत हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी ली। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि मानसून सीजन चल रहा है। प्रदेश में मानसून के कारण कई स्थानों पर आपदा के हालात बने हुए हैं, जिस संबंध में सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की गई है और तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में दो समुदायों के बीच झगड़ा होने के साथ आपस में चाकूबाजी हुई, जिसमें मसूरी में दहशत का माहौल हो गया है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल मसूरी जैन धर्मशाला मंदिर के पास एक दुकानदार और एक युवक के बीच में बहस हो गई। आरोप है कि युवक उधार में कपड़े लेने के लिए दुकानदार को जबरदस्ती कर रहा था और दुकानदार के ना करने पर उसने दुकानदार पर गाली गलौज कर हमला कर दिया, जिसके बाद दुकानदार से झगड़ा करने के बाद दोनों पक्ष मसूरी सिविल रोड पर सैंपलिंग स्टेट के सामने एक दूसरे से भिड़ गए। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया। पुलिस द्वारा दोनों का मेडिकल करा दिया गया है। वहीं तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों पर आईपीसी की धारा 151 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं घटना की जांच की जा रही है। आरोप है कि हमला करने वाला युवक नशे का आदी है और अक्सर झगड़ा करता रहता है। इससे पहले भी उसने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद ये बगल वाली दुकान में घुसे, कपड़े वाली दुकान में, वहाँ से इन्होंने कपड़े कुपड़े लेने की कोई बात बूत हुई इनके आपस में, तो उन्होंने उधार देने के लिए मना कर दिया। इसने पहन के ट्राई करा, तो इसने पहनने के बाद बोला कि पैसे नहीं दूंगा तो क्या उखाड़ लोगे, ऐसे शब्द थे इसके वहाँ पे। उसके बाद बोलता है कि 3 दिन बाकी हैं तुम लोगों के यहाँ मुसलमानों के, उसके बाद यहाँ पे भी उत्तरकाशी वाला हाल होने वाला है। उठ के और अपनी हमने बोला ये गाली गुली देना अच्छी बात नहीं है भाई। मैंने कहा गाली गुली क्यों मत के आता तू, इतना बोलना था कि इसने जेब से चक्कू निकाल कर तुरंत ही मारने लग गया। कितने लोगों को चोटिल किया? मेरे को और मेरे भतीजे को, दोनों को मारा इसने। और तो मैं अगर हाथ से ना रुकता तो ये मेरे भतीजे को तो पेट में ही मार देता। और पूरा जो भी आसपास इसके आ रहा था उनको सबको ये चक्कू से वार कर रहा था। जो दोनों समुदाय के जो दोनों लड़के हैं जिनमें झगड़ा हुआ है, इन दोनों को एक तो मौके पर अरेस्ट कर लिया पुलिस ने तत्काल पहुंचकर, एक बड़ा मामला होने से रोक दिया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि दोनों की तहरीरें ले ली हैं, दोनों के मेडिकल कराने के लिए भेज दिए हैं, दोनों ही तरफों से FIR लॉन्च हो रही है। दूसरा, चूँकि मौके पर जो कार्रवाई की गई तत्काल 151 की कर दी गई थी घटना के समय पर ही, वो अपनी जगह पे अलग है। ये इसमें ये देखेंगे कि घटना का कारण क्या था, किसकी गलती है, CCTV फुटेज देखेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, एविडेंस क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे हालांकि अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।